क्लास 8th लेसन नंबर 9। लेसन का नाम है महिलाएं, जाति और सुधार। हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें समाज में फैली रीति रिवाजों और जो मान्यताएं थी उनसे संबंधित चर्चा और बहस दिखाई देने लगी। उनके कारण इनमें बदलाव आने लगा। इसका एक अहम वजह यह भी थी कि संचार के नए नए साधन विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तकें छप रही थी। इन चीज़ों से न केवल पुराने साधनों के मुकाबले लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला और ये चीज़ें पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती भी थी। पांडुलिपियाँ, जैसा कि आपने 6th और 7th क्लास में पढ़ा था, वो चीज़ अब नहीं थी। आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारी अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार पेश कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुष और कभी कभी महिलाएं के बीच चर्चा होती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी, पत्रिकाओं के माध्यम से और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से जुड़ी होती थी। इस तरह की बहस भारतीय सुधारकों और समाज संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। यानी बहस कौन करता था, ये जो जिरह कौन करता था, भारतीय समाज सुधारक और सुधार संगठनों की तरफ से होती थी। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 का इनका जीवन काल है। इसी तरह के एक समाज सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया। याद रखना, अभी कलकत्ता में ब्रह्म सभा, जिसको ब्रह्म समाज के नाम से बाद में जाना गया, स्थापना की। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। उनका ये विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। तो ये समाज सुधारक थे बहुत बड़े। इन्होंने बहुत समाज को सुधारने के लिए कार्य किए। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये कई बार प्रश्न आ जाता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। कहाँ पे की? कलकत्ता में। तो आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी सभ्यता का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्र व समानता के पक्षधर थे। ये देखिए भी, राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करते थे। ये मानते थे कि अंग्रेजी भारतीयों को पढ़नी चाहिए और महिलाओं के लिए भी स्वतंत्रता और पुरुषों के बराबर समानता चाहते थे। ये इन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह से महिलाओं को ज़बरदस्ती घर के कामों में बांध कर रखा जाता है। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी। उनके बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त उन्हें नहीं दी जाती थी। फिर इनके द्वारा किए गए कार्य हैं भी। विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। राजा राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ अभियान छेड़ दिया, मुहिम छेड़ दी। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी और अन्य कई भारतीय और यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे, अच्छे जानकार थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई। यानी अपनी बात कहने के लिए उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का सहारा लिया और लोगों को बताया कि विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं पे नहीं है। 19वीं सदी के आरंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। यानी बहुत सारे अंग्रेज भी अच्छे व्यक्ति थे, भारत में फैली परंपराओं और रीति रिवाजों की बुराई करने लगे थे। वे राजा राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी, इमेज थी। और इस कारण से 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। ठीक है भाई।
राजा राम मोहन राय के इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई गई, बाद के जो समाज सुधारक थे उन्होंने भी इसे अपनाया। जो दूसरे समाज सुधारक थे उन्होंने राजा राम मोहन राय के अभियान से प्रेरणा ली। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते थे। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ हैं। तो ये राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा पर कानून बनवा दिया, पाबंदी लगवा दी। तो ये उनका बहुत बड़ा समाज सुधारक का कार्य है। ये नीचे दिखा रखा है अभी कुंडी पर झूलने का त्यौहार। ये जो चित्र दिखा रखा है ये एक त्यौहार है। इसमें लोकप्रिय त्यौहार में पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। अपनी खाल को कुंडे में भेद कर एक झूले पर लटक जाते, यानी अपनी खाल जैसे हम बोरी का वजन करते हैं तो उसी प्रकार अपने आप को अपनी खाल में कुंदा लटकाकर झूले पर लटक जाते थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर निर्दयी कहकर उनकी आलोचना शुरू की तो इस त्यौहार को खास तौर से आलोचना की गई, इस तरह की बुराइयां की गई तो इस पर रोक लगा दी गई। ये जो कल्पना दिखा रखी है, कल्पना नहीं असलियत है, ये होता था। ये उदाहरण के लिए एक ये सती समर्थक, उदाहरण के लिए प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था, यानी प्राचीन ग्रंथों का ही सहारा दिया था। इनका जन्मदिन अभी 26 तारीख को गया है। अभी अंग्रेज सरकार ने उनका ये सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पास कर दिया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का विरोध किया ताकि उनका बहिष्कार कर दिया जाए। यानी कई लोग थे जो ये कहते थे कि विधवाओं का शादी नहीं करनी चाहिए और उन्होंने इस कारण से विधवा विवाह का पक्ष लेने के कारण ईश्वरचंद्र विद्यासागर का विरोध किया और यहाँ तक उनका बहिष्कार भी कर दिया। अब ये देखिए, अभी पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते हैं। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचना के बीच बहस के। सती प्रथा में एक उदाहरण देखिए, ये सती समर्थक हैं, यानी सती प्रथा को ये चाहते हैं। औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार होती हैं, बिना दृढ़ संकल्प वाली होती हैं, भरोसे के लायक नहीं होती। उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उनके साथ जाने की इच्छा करती हैं, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग न जाएं, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते हैं। ये सती समर्थक था। ये सती प्रथा का विरोधी था। आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का मौका ही नहीं दिया है। यानी ये कहता है ये कहता है कि आपने महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका ही नहीं दिया, फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती। अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति न समझ सकता हो और पढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण न कर पाए तो हम उसे अयोग्य मान सकते हैं, परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कम कैसे कह सकते हो। ये जो बातें हैं 175 साल से पहले की हैं। आपने भी अपने आसपास की महिलाओं के महत्व और क्षमताओं के बारे में तरह तरह के तर्क सुने होंगे, तो उनसे आप प्रेरणा पाकर क्या सीखते हैं उनको समझो। तो आज के लिए इतना ही, भी कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक्स।